क्या? तुझे पता है मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। हाँ तो इंटरव्यू तो तू ऐसे ही लेके आती है, किसने इंटरव्यू? अरे भाई तुझे पता नहीं है किसका इंटरव्यू ले रही हूँ मैं? क्या इंटरव्यू ले रही है? डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का। 10 मिनट बहुत मुश्किल से मिले हो ना। चल जल्दी चल तो फटाफट चलते हैं, टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, Dimple. सर How पता are है? you? Everything is fine? Yeah, good. Yes, sir. So your education is going good? हाँ जी सर, सब कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। सर पता है कितनी मुश्किल से आपका टाइम मिला है। अरे आपका धन्यवाद, बहुत 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 दूर से आए हैं, बहुत मुश्किल से आपका टाइम मिला है, बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा कामों में मशरूफियत रही इन दिनों जी। नमस्कार, मैं डिम्पल नागर वॉइस ऑफ डीएवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता सर, जो कि एक मशहूर डायरेक्टर और पब्लिक न्यूज के चीफ एडिटर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जो आप पब्लिक न्यूज आए। अब निश्चित रूप से आप अपने सवालों की पूछार मुझ पर करना चाहेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके 10 मिनट हमें मिले, वो इसीलिए हमने लिए। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते सर पहला सवाल तो हमारा यही है कि पब्लिक न्यूज आपने कैसे शुरू करा, क्या मोटिव क्या रहा आपका इसे शुरू करने के लिए, ये कोई आपकी स्ट्रगलिंग डेज, ये सब हमें बताइए सर। हैं? डिम्पल जी, ये जो बात आपने पूछी है, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि पब्लिक न्यूज को सबसे पहले तो हमने 1996 में शुरू किया, और जब ये प्रिंट मीडिया का दौर था उस समय हमने इसको साप्ताहिक समाचार पत्र इस पर शुरुआत की, और उसके बाद इसका दैनिक संस्करण हमने निकाला। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन पर लेके आए, जिसको हम सैटेलाइट चैनल पर लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसका उद्देश्य जो 1996 में था वही 2025 में है। 1996 में भी इसका उद्देश्य यही था कि हम जनता की शिकायतों का निवारण करना चाहते हैं, और हमारा टैगलाइन जब से एक ही है, वॉइस ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक बाय पब्लिक। तो हम ये इस समाचार पत्र को ना हमने कभी राजनीतिक रूप दिया है, ना कुछ और रूप दिया है। हम केवल और केवल एक ही उद्देश्य लेकर चले हैं कि हमें जनता की शिकायतों का निपटारा इसके माध्यम से कैसे करना है। और जो अगला आपका इसमें जो सवाल था वो ये था कि भाई ये और समाचार पत्रों से या और चैनल से भिन्न कैसे। तो आप इसमें देखेंगे हमारे रिपोर्टर्स कौन है। हमारे रिपोर्टर्स ऐसे लोग नहीं है कि जो किसी वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो एक सेवा की दृष्टि से काम कर रहे हैं, और उनकी सेवा की दृष्टि रहती है जहां पर उनको जो लोग शिकायतें नजर आए, जहां पर सरकारी सेवक अपना काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर जो है प्रशासन की विफलता है, वो उसको जो है सरकार तक पहुंचाए, ताकि जनता को जो उसका अधिकार है वो मिल सके। सर आपने एक टैगलाइन बोली अपने न्यूज चैनल की, फॉर पब्लिक टू पब्लिक और बाय पब्लिक, वॉइस ऑफ पब्लिक फॉर पब्लिक बाय पब्लिक। इसका मीनिंग आपने कैसे रखा, या क्या सोच के आपने ये रखा? इसका जो मीनिंग है वो यही है कि जनता के द्वारा जनता की आवाज, जनता के लिए जनता की आवाज। उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो हम काम करें वो जनता के लिए हो, जो हमारे जो खबरें छपे वो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। मतलब कि जो जनता के द्वारा की खबरें कौन सी होगी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो खबर होगी नहीं। उसमें खबर होगी ये कि मेरे यहाँ पर जो है ये समस्या है, या और समस्याओं का बड़ा रूप होता चला जाता है। और आज जो समाज में आप देखते हैं जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, हम उनको भी सामाजिक स्तर पे जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको भी और जो सरकार के माध्यम से जिन समस्याओं का हल किया जा सकता है, या जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, उनको हम इस समाचार पत्र के इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत जी धन्यवाद। अब सर दूसरा सवाल मेरा यही है कि बेसिकली इसका काम क्या है पब्लिक न्यूज का, ये किस पे कौन सी फील्ड में या गवर्नमेंट जो नहीं कर पाती या कोई एनजीओ नहीं कर पाती, वो पब्लिक न्यूज आपका चैनल वो काम कैसे करता है, और इसकी अचीवमेंट अभी तक की क्या क्या रही है? इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं आपको बताऊं डिम्पल जी, वो ये है कि देखिए आप जो सूचना का अधिकार है वो 2001 में जो है दिल्ली सरकार यानी राज्य सरकार ने दिया, और जो केंद्र सरकार है उसने 2005 में दिया, जिसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने पब्लिक न्यूज के माध्यम से वो अधिकार पत्रकारों को 1998 में दिलवा दिया, माननीय प्रेस काउंसिल के माध्यम से, भारतीय प्रेस परिषद के माध्यम से। कैसे दिलवा दिया? क्योंकि जो लोग वहां पर जो उस टाइम पे जो माननीय न्यायाधीश थे, उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक आदेश दिया कि पत्रकारों का अधिकार है कि उनको सभी सूचनाएं प्रदान की जाए,
और सरकारी अधिकारी बाउंड है कि उनको वो जो सूचनाएं देनी होगी। तो इसकी एक अचीवमेंट सबसे बड़ी पत्रकारों के लिए ये रही। उसके बाद बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों को हमने रेड हैंडेड कराया। जो लोगों को परेशान कर रहे थे, उनसे जो है सेवा शुल्क की डिमांड कर रहे थे। तो ये हमारी जो मेन इसकी अचीवमेंट रही। तीसरा, हमने गवर्नमेंट से फ्रंट टू फ्रंट जो लड़ाई लड़ी, जिस पर जो है सरकार अपना आधिपत्य अपना जबरदस्ती का जताती थी। हमने वहां पर कहा कि नहीं, जो होगा इस देश के सभी नागरिकों के लिए भी वही होगा और सरकार के लिए भी वही होगा। ये सर, आपने अभी बताया कि आप जन शिकायतों का निवारण करते हैं, पर मैंने आपको गूगल पे सर्च किया, आप तो कभी चाइना, कभी नेपाल और कभी तो अमेरिका जाते रहते हैं। फिर वहां पे जन शिकायतों का निवारण कैसे होता है? तो मुगल जी, आपने काफी काम किया मुझ पर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं पत्रकारिता के साथ में और भी बहुत सारे कार्य कर रहा हूँ जो कि है पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए। जैसे आपने जो मुझे अमेरिका में खोजा या आपने पाया कि मैं नेपाल हूँ, तो अमेरिका और नेपाल और कनाडा, मॉरिशस, इन कंट्रीज में हमने जो है, इन देशों में हमने भारतीय संस्कृति और हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किया है। हम आगे कुछ संगठनों के साथ मिलकर ना हिंदी का राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी, इसमें जो है हम इसके प्रोत्साहन पे, उन्नयन पे काम करते हैं। तो इन कार्यों के लिए मैं भर रहा हूँ। और रही बात आपने जो चीन की कही, तो चीन ने मुझे अपने अभी तक 9 बार बुलाया है और मैं बार बार वहां जाता रहा हूँ, स्टेट गेस्ट में रहा हूँ और अभी भी उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो वहां पर विश्व स्तर के कई सम्मेलन होते हैं। तो उन सम्मेलनों में मैं भारत चीन संबंधों की बात करता हूँ। भारत चीन के संबंध जो है वो 5000 साल पुराने हैं। हम दोनों ही देश एक अच्छी जो संस्कृति सभ्यता को रखते हैं और हमारे बहुत सारे व्यापार 5000 सालों से चल रहे हैं। और दूसरी बात आप ये देखते हैं कि हर भारतीय का एक मतलब किसी बकेट में रहता है कि वो एक बार कैलाश मानसरोवर हुआ है। तो मेरी बड़ी गवर्नमेंट के साथ जो डिस्कशन रहती है वहां पर कि मैं किसी तरीके से कैलाश मानसरोवर के लिए जितना स्मूथ करेगा। तो ये था कि मैं 9 बार ही चाइना हो चुका हूँ, पर सर हमारे तो चाइना के और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, फिर भी आप क्या कार्य करते हो उनके रिलेशन अच्छा करने में? अच्छा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जी कि कुछ समय पे कुछ संबंध खराब हो जाते हैं, 2 भाइयों के भी हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन उन संबंधों को उसी दृष्टि से वहीं पर उसी पे पूर्ण विराम नहीं लगा देना चाहिए। उनको जहाँ पर जो कमियां हुई हैं, कमियां चीन सरकार की रही हो, कमियां भारत सरकार की रही हो, कमियां, तो उन कमियों को हमें दूर करना है। और वो दूर कौन कर सकता है? वो हमें पीपल टू पीपल कंटेक्ट बढ़ाना है। यहाँ के लोग वो जितना अपने बीच में उनके मैत्रिक संबंध होंगे, वो तभी एक दूसरे को जो है ज्यादा जान पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। आप मानवाधिकार के लिए भी काम करते हैं और एक बार चीन भी हुआ है। हाँ डिम्पल जी, मानवाधिकार के लिए भी मैं काम करता हूँ। एक नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। और इन सारी बातों से लगता है कि आपके परिवार में कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कैसे हुई? एक लड़का था रिजवान, और वो मुझे उसकी एक ऐसी चिट्ठी आई रिजवान की, और रिजवान किसी देश में फंसा हुआ था, उस देश का नाम मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब मुझे उसको भारत लेके आना था। अब मैंने उसको भारत लाने के लिए भारत सरकार में कमेटी बनवाई, गृह मंत्रालय को उसके लिए प्रेशर बिल्डअप किया और मैं रिजवान को भारत लाने में कामयाब हुआ। जब मैं रिजवान को भारत लेके आया तो मेरे मन में एक बात उठी कि रिजवान तो एक व्यक्ति था, ऐसे रिजवान जैसे तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो जहां पर फंसे होंगे, उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा होगा। तो मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो मतलब कि उनकी विशेषता रही है, विशेषज्ञ है वो मानवाधिकार के, तो उनके साथ एक संस्था का निर्माण किया और हमने नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के माध्यम से पूरे देश में मानवाधिकार जो है पे काम करना शुरू किया। मानवाधिकारों पे जब हमने काम कर रहे थे तो इसी दौरान चीन से जो एक निमंत्रण आया वो ये था कि वहां पर 7th ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हो रही थी बीजिंग में, और उसका जो है 43 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेशन कर रही थी और इंडिया की तरफ से उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक उन्होंने बहुत अच्छा सा एक मतलब मैंने उस कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेशन किया, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया, बताया कि भारत में मानवाधिकारों की समस्याएं क्या है या मानवाधिकारों पर काम कैसे करते हैं। तो यह है वो पुस्तक जिसमें जो है मेरा एक आर्टिकल जो है वहां पर छपा है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर आपकी। तो हाँ, बस ये चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज ने किया और ये आर्टिकल है मेरा स्टेट गवर्नेंस इनोवेशन एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पर, और ये मैं इंडिया की तरफ से इसको पब्लिश किया। तो अभी भी मैं इस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ और हम पूरा वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स पर काम कर रहे हैं।
डिम्पल जी, अब आपको लगता है सवालात खत्म हो गए होंगे? नहीं सर, बस एक लास्ट सवाल और। अरे अच्छा, चलिए पूछिए, बताइए। सर मेरा ये सवाल है आखिरी हम्म। आपसे, कि आप यूथ जो है हमारी, एक जर्नलिस्ट जो बनना चाह रही है, या उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो आपके साथ हुआ हो कुछ, या यूथ उससे कुछ सीख सके? ओके। डिम्पल जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि पत्रकारिता जो है ना, एक इसको हमें खाली व्यवसाय नहीं मानना चाहिए। जी सर। पत्रकारिता एक सेवा भी है कि हमें जिस हम संस्थान के माध्यम से जुड़े हैं उसके जो उद्देश्य हैं हम उनकी पूर्ति करें। कोई ना, हर संस्थान जो है अपना कुछ उद्देश्य रखता है, तो वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे अब हम पब्लिक न्यूज के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका उद्देश्य था जन कल्याण या जन शिकायतों का निवारण। तो ऐसे ही आप जिस भी संस्थान के साथ जुड़े, चाहे वो वाणिज्य हो चाहे कमर्शियल, जिस भी रूप में हो, आप उस संस्थान के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जो मेहनत कर सकते हैं आप वो मेहनत कीजिए। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं हर युवा को जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहा है, मैं उसको एक बात यही कहना चाहूंगा कि वो इस काम को बहुत इजी टास्क ना समझे। उसे मेहनत करनी है, उसे शोध करना है और शोध करके अपने कार्य को पूरा करना है। वो मतलब इसको एक व्यापारिक दृष्टिकोण को छोड़कर वो आगे एक जुनून के तरीके से आगे बढ़ेगा, तो वो जरूर निश्चित रूप से एक सफल पत्रकार होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतना अपना कीमती समय देने के लिए, और आप अपने नए प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए सर। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डिम्पल जी। थैंक यू आप सर, थैंक यू। आगे बढ़े, भविष्य में एक सफल पत्रकार बने, यही मेरी आपको शुभकामनाएं।